हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बका से मेरी शादी हो रही थी, कदम ज़मीन पर ना टिकते थे। नख़वत भरी तो पहले ही थी, अच्छी किस्मत ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब कदम ज़मीन पर ना टिकते थे कि जिसे चाहा वही मेरा शरीक ज़िंदगी हो गया। मैं समझती थी कि दुनिया मेरे दम कदम से है। गर्दन में तनाव अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से अक्कड़ कर बात करना, नौकरों को झिड़क देना, न जाने लोग इस रवैया पर मुझे क्या कहते होंगे। मैंने लेकिन कभी उनके एहसासात की परवाह न की। मेरे सामने मेरी खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राव और रस्म रखने या उनकी परवाह करने की क्या जरूरत थी। घर में दौलत की कमी ना थी। मैं एक कुशादा बंगले में रहती थी। कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती, मगर चंद दिनों से तबीयत उदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था कि मेरी तबीयत खुद ब खुद उदास हो गई थी। बका मेरा मुंह तकते और हैरान होते कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है जो लबों पर खामोशी की छाप लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कस्में देकर पूछते कि क्या उनकी तरफ से कोताही हुई है। मुझे खुद खबर ना थी क्यों उदासी ने घेर लिया है, इनको क्या बताती। वो अब मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालने लगे, घुमाते फिराते, सैरे कराते, नया जेवर बनवा कर दिया, शॉपिंग कराने ले जाते। बिलाखिर वो थक गए, मगर मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब न खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे थे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास लिए चलता हूं। इस पर मैं बुरा मान गई। उनसे कहा, आप मुझे ज़हनी मरीज समझते हैं। मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूं। ऐसे मोड़ इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह जरूरी तो नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज दफा इंसान की छठी हिस्स आने वाले दिनों में किसी मुसीबत की पेशगोई साबित होती है। मेरी बातों पर वो हंस पड़े। कहने लगे, बड़ी फिलासफर हो गई हो, सूफी तो नहीं बन गई या तुम्हारी रूह मुस्तकबिल में भी सफर करने लगी है। खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मूड को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर उनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सूझी। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी, बस उन्होंने वाकई ऐसा एहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में कुमकुमे लगवाए और रुत जगा हुआ, रक्स की महफिल सजाई। वो वैसी ही थी जैसी शादी पर की गई थी। इस दिन बका की फरमाइश पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अजीज, दोस्त, रिश्तेदार सभी मदऊ थे और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया था। खास बात रक्स और मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूं ही लग रहा था जैसे शादी हो रही हो। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया था। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हाल में मेहमान चारों तरफ सोफों और कुर्सियों पर विराजमान थे। कुछ शौकीन मिजाज कालीन पर ही बैठ गए और सभी हमातन गोश हो गए। हारमोनियम और दीगर आलात मौसीकी के साथ अपना फन पेश करने वाली एक उधेड़ उम्र की औरत थी और दो लड़कियां थीं जो इस औरत को आपा कह रही थी। लड़कियां काफी खूबसूरत थीं। एक की उम्र 18 और दूसरी की 17 बरस होगी। उनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक्स में माहिर थी। पहले बड़ी लड़की ने गाना सुनाया, फिर छोटी ने गजल गाए। इसके बाद कुछ मेहमानों की तरफ से रक्स की फरमाइश होने लगी। गोरी गोरी खूबसूरत दो शिजाएं, ऊपर से जर्क बर्क लिबास। ये क्लासिकी रक्स और लोक नाच की माहिर थी। जब बड़ी रक्स करते पसीना पसीना हो गई तो उसकी जगह छोटी ने संभाल ली। वो महफिल से निकलकर दरमियानी शीशे के स्लाइडिंग डोर को थोड़ा सा खोलकर इस तरफ आ गई जिधर ख्वातीन बैठी हुई थी और शीशे की दीवार से उधर रक्स देख सकती थी। मैंने इसे आते देखा तो मेहमान ख्वातीन के दरमियान से उठकर दरवाजे पर पहुंची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पानी मंगवा दीजिए, मगर ठंडा ना हो। वहाँ खिदमतगार ठंडा पानी दे रहे हैं और मैं ठंडा नहीं लेती, मेरा गला फौरन खराब हो जाता है। ठीक है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मंगवाती हूँ। मैंने खात्मा को इशारा किया, सादा पानी ले आओ और उनको दो। वो किचन की तरफ चली गई। लड़की ख्वातीन वाले कमरे में आने की बजाय कॉरिडोर में ठहर गई। मैं वहां ही रुकी थी ताकि खात्मा आ जाए तो मैं वापस ख्वातीन की तरफ जाऊं। इस दौरान लड़की ने सवाल किया, क्या आप साहिब खाना की बेगम हैं? हाँ, इसके अलावा कोई और तो नजर नहीं आ रही हूँ। वो झिंक गई, मगर फितरत से बातूनी थी। झट दूसरा सवाल पूछ लिया, आपके शौहर क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे किया,
तुम बस अपने काम से काम रखो। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, आप बुरा मान गई। इतने में खादमा पानी ले आई। वो गटागट पी गई, इसके बावजूद इसके माथे पर पसीना आ रहा था। इसको तवक्को न थी कि घर की मालिका इतनी बदमिजाज होगी। वो झुंझलाती हुई चली गई। मैं समझ गई कि मेरे पुरगुरूर लहजे से इसके दिल को ठेस लगी है। इसके बाद मैंने गिलास की दीवार से देखा कि तमाम वक्त उसकी निगाहें साहिब खाना पर ही रही और उस पर नोटों की बरसात होती रही, लेकिन वो खास इल्तिफात मेरे बका हासिल से ही बरत रही थी। आंखों ही आंखों में न जाने कौन से बरकी पैगामात हो रहे थे कि बका का चेहरा भी उसकी निगाहों के इल्तिफात से गुलनार हुआ जाता था। सोचा, भरी महफिल में एक रक्कासा के इल्तिफात से उनके चेहरे पर ऐसा रद्द अमल हो रहा है, और इस नाचने वाली ने तो साहिब खाना को इल्तिफात भरी नजरों से ताकना ही है, क्योंकि इनसे ढेर सारे पैसे जो बटोरने हैं। गुमान भी न था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई महफिल इस रात में मेरी जिंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात खत्म हुई, महफिल भी खत्म हो गई, बात मगर खत्म ना हुई। बका अब अक्सर देर से घर आने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फाइलें देखनी होती हैं, तभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो, उलझन होती है। कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना, लेकिन वो बीवी जो अपने शौहर की इस कदर चाहती हो, क्यों ना पूछे। जबकि शौहर की तवज्जो और इल्तिफात में भी कमी आने लगे और वो अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू कर दे। अब उनकी गैर हाजिरियां बढ़ने लगी और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात रात भर ना आते। मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो उन्हें मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और खुद अपनी खुफिया खुशियों के ताकुब में लग गए। बीवी की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। उनके क़राइन बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे हैं। अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते, हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहां पैक चलते थे, मगर ये मेरे मना करने पर उन लवाजमात से परहेज कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। उनके दोस्त की बीवी ने बताया कि तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फरेफ्ता हो गए हैं और ये वही गुल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दोबाला करने को बुलवाया था। रात को इसी के पास जाते हैं। ये रिपोर्ट इस खातून को इसके मियाँ ने दी थी, जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ थे। उसने ये भी कहा, अपने मियाँ को थामो, ये वहाँ खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा, वो आना कानी करने लगे। इन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फिक्र दो बातों की थी। एक तो उनकी रातों की गैर हाजिरी मुझे बेसुकून करती थी, और दूसरी दौलत लुटाने वाली बात। अगर वाकई वो गाना ही सुनने जाते हैं तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रक्कासा पर लुटाएं। मैंने पहले हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो मना कर दिए, कहते थे कि तुमको गलत फहमी है कि मैं गाना सुनने या रक्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिजनेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते। मैं लाख भोली सही, मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी पहले 2 रातें गायब थे, बहाना के बिजनेस के सिलसिले में सफर पर था, और अब फिर एक रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी के कहाँ से आ रहे हो। कपड़ों से मोतिया की महक और होंठ पान की लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान न खाते थे। बोले, कहीं से भी आया हूँ, तुम कौन होती हो रोज रोज हिसाब लेने वाली। तुमने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। उन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब न किया था। मैंने सख्त तौहीन महसूस की और बिफर गई, रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भी चलाने लगे कि चुप हो जाओ, जिस बात का इल्म नहीं इस पर शक बंद कर दो और अब जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, खा वो बीवी क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल डालोगी, ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मुझको कुछ मत कहो। मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे बस अपना ही रहने दो। मुझको उनकी बातों से और गुस्सा आया, नफरत महसूस होने लगी। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको आतोरा पर आना होगा, फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले, इतनी रात गए झगड़ा मत बढ़ाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझको मगर आराम कहाँ, मेरा तो रवा रवा तौहीन के एहसास से जल रहा था। मैंने कहा, आखिर वो है कौन चुड़ैल
जिसने तुमको अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से छीन ली है। आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। बका ने बहुत मिन्नत की कि बस अब जिद मत करो, कल बात कर लेंगे, मगर मैं बजिद रही और किस्म उठाने पर मुसलसल इसरार करती रही तो वो जिच आकर बोले, झूठी किस्म उठाने से तो बेहतर है कि तुमको सच बता दूं, मैं गुलनायाब का गाना सुनने जाता हूँ। गुलनायाब का नाम सुनकर मैं सुन हो गई कि यह तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह में आई थी और जिससे मैंने सीधे मुंह बात ना की थी। इसका खूबसूरत मुखड़ा और जहरीली आंखें मेरी निगाहों में फिर गई। मेरे एक ही जुमले ने इसके दिल पर कारी जख्म लगाया था। उसने वहीं खड़े खड़े ये अहद किया होगा कि इस औरत की निस्वानियत को अपनी नौखेज जवानी के जादू से शिकस्त देनी है, और उसने बका का दिल अपनी रना अदाओं और दिलरुबाइयों से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती और आंसू बहाती रही और बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं मैके चली आई। मेरा ख्याल था कि जब बेदार होंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे और मेरे पीछे चले आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर नहीं रह सकते। पशेमान होकर मेरे वालिदैन के पास पहुंचेंगे और मुझको मिना कर ले जाएंगे। मुझे एक बाला खानी की हसीना की खूबसूरती की ताकत का अंदाजा न था। मैं तो उनके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी और वो मुझसे दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह इस रकासा के सहर में डूब गए। गुल नायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर नायाब को खरीद लिया और एक बिकाऊ लड़की को मेरी ख्वाबगाह की मालिक बना दिया। मैं मैके में रूठी बैठी, इसके मनाने और वापस आने का इंतजार ही करती रह गई। कितने बरस गुजर गए, उम्र दबे पांव निकल गई और मैं अपने बका को हासिल करने का ख्वाब आंखों में सजाकर मैके की दहलीज पर मुंजमद थी। काश औरत को कोई बाला खाने की जीनत न बनाए, कोई इसे खुद को फरोख्त करने पर मजबूर ना करे, बिकाऊ माल की तरह कोठों पर ना बके, वरना मेरी तरह जाने कितनी सुहागनें अपने शोहरों और कितने ही बच्चे अपने बापों के चेहरे देखने को तरसते रह जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं, जब एतबार टूटता है ऐसी तकलीफ होती है कि औरत का घर ही नहीं दिल भी वीरान हो जाता है। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।